नमस्कार ही कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट प्रश्न बनने वाले बहुत से फैक्ट थे जो आप लिखते चल रहे होंगे। चलिए, फिर मैंने आपको बताया तीसरा पॉइंट कि प्रस्तावना को के जो बात कही, प्रस्तावना के रिगार्डिंग करीब करीब 4 केस आए, 4 केस है ना। और वो 4 केस कौन से थे मैं आपको कल समझा चुका था। उसमें से 2 केस मैंने आपको समझाए थे और 2 मुझे अभी बताने हैं छोटे छोटे। एक था बेरूवरी यूनियन केस, बेरूवरी यूनियन केस, बेरूवरी यूनियन केस, बेरूवरी यूनियन केस। बेरूवरी यूनियन बाद में इसको कहते हैं। ये आया कब? 1960 में। कब आया ये? 1960 में आया भाई, 1960 में आया। ठीक है, इसके अनुसार क्या कहा गया था एक बार जल्दी से मुझे बता दो, कल मैं बता चुका हूं इसको। तो बेरूवरी यूनियन बात जो है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है, इन्हीं को मैं समझा रहा था, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बेरूवरी यूनियन बात जो है, रिकॉर्डिंग, बेरूवरी यूनियन बात जो है, तो बेरूवरी यूनियन बात ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो गई हो तो बिल्कुल आप आसानी से उस चीजों को रिवाइंड कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि प्रेमबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। हाँ, हालांकि महत्वपूर्ण है, ये महत्व रखती है, लेकिन उसने ये मानने से इनकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो बेरूवरी यूनियन बात, बेरूवरी यूनियन केस में 1960 में जो आया था, और उसमें केवल ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रखती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कोई महत्व तो है, ये ऐसा नहीं नकारा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहने से मना कर दिया कि ये इसका अंग है। ठीक है, तो बेरूवरी यूनियन केस में क्या कहा गया था जो 1960 में आया था? केवल आपको इतना याद रखना है कि बेरूवरी यूनियन बात में ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है। दूसरी बात, अब इन्होंने आपत्ति जताई, इन्होंने आपत्ति जताई कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इस बात पर काफी वाद विवाद हुए, इस बात से काफी लोग असहमत भी हुए। तो फिर इसका जो पलट हुआ और इसके बाद जो एक बड़ा केस आया, वो आया केशवानंद भारती केस। कौन सा आया? केशवानंद भारती केस। कौन सा आया? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती, मैंने कल भी इसी को मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा था। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती एक शंकराचार्य की पदवी पर संत थे, बहुत बड़ा मठ था इनका। हालांकि केशवानंद भारती केस जो है वो प्रेमबल के रिगार्डिंग नहीं था, मैं आपको बता दूं। केशवानंद भारती केस जो है वो पूंजीवाद के लिए आया था, और इसमें कई बड़ी बातें कही गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये मील का पत्थर जो माना जाता है, और इसका फैसला हम आज भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लैंड रिफॉर्म वगैरह, भूमि सुधार जिस समय आएगा, पूंजीवाद वाली चीजें आएंगी, उस समय मैं इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें प्रेमबल से संबंधित भी 3-4 बातें कही गई थी, इसलिए इसका जिक्र प्रस्तावना में भी है। इन्होंने क्या कहा? हाँ, ये कब आया भैया, इसकी डेट भी याद रखना, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1960 को आया था ये। और केशवानंद भारती केस में जो सबसे बड़ी बात कही गई, वो क्या कही गई? इन्होंने बेरूवरी यूनियन केस के, इन्होंने बेरूवरी यूनियन बाद के फैसले को पलट दिया, और इन्होंने पलटते हुए कहा, क्या कहा? सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रश्न कई बार घुमाने वाले भी आते हैं, तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं। केशवानंद भारती केस में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही, वो ये कही कि प्रेमबल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात इन्होंने जो कही, वो ये कही कि ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, इसने क्या किया? बेरूवरी यूनियन केस के फैसले को पलट दिया। इसने क्या कहा? बेरूवरी यूनियन केस के फैसले को पलट दिया, उलट दिया इसने। ठीक है, अब चूंकि ये क्यों पलट पाई, इसके पीछे क्या कारण है, इनका केस इसने कैसे पलट दिया, इसके हक में क्यों आया? वो इसलिए आया
क्योंकि आज तक की ये सबसे बड़ा केस है जिसमें सबसे बड़ी बेंच बनी थी, और इसमें जो बेंच बनी थी वो बनी थी 13 जजों की। कितने जजों की? 13 जजों की। 13 जजेस की इसमें बेंच बनी थी, जिसका जो डिसीजन आया था वो 7:6 से आया था, 7-6 से इसका डिसीजन आया था। और चूंकि ये छोटी बेंच है, ये बड़ी बेंच है, तो बड़ी बेंच वाला जो है वो छोटी बेंच के केस को, उसके फैसले को पलट सकती है, उसके फैसले को चुनौती दे सकती है। इसलिए केशवानंद भारती केस में जो 24 अप्रैल 1973 को लाया गया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बोली गई कि बेरोबरी यूनियन केस के फैसले को पलट दिया गया, और उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। तथा इसके बाद, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। बहुत ध्यान से सुनना। तथा आगे लिखा है आपने या नहीं, कल आज लिखे नहीं लिखा तो उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा संविधान के किसी भी भाग में बदलाव किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने केवल इसके फैसले को ही नहीं पलटा, और भी बातें उसमें कही, तो वो ध्यान से सुनना। बेरोबरी यूनियन केस के फैसले को रखते हुए केशवानंद भारती केस में जो कहा गया 24 अप्रैल 1973 को, वो कहा गया जिसमें 13 जजों की बेंच बनी थी, 7-6 से जिसका फैसला आया था, वो आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। और इसका फैसला हम लैंड रिफॉर्म या फिर कहें पूंजीवाद वाले सेक्टर में जब मैं बहुत विस्तार से इसको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा, आज भी माना जाता है। प्रेम्बल से संबंधित दलों ने ये कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग है। तथा सुनिएगा, लिखते भी रहना है ये चीजें। तथा संविधान के किसी भी हिस्से में, संविधान के किसी भी हिस्से में या संविधान के किसी भी भाग में बदलाव किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, चाहे वह प्रस्तावना हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वह कोई दूसरा और भाग हो। ठीक है, लेकिन 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 संविधान के आधारभूत ढांचे को बदला नहीं जा सकता, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को पलटा नहीं जा सकता। क्या चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही हैं, सुनाई दे रही हैं? मुझे बताइए प्लीज, सारी चीजें आपको सुनाई दे रही हैं? एक बार ओके थम्स अप करते रहिए। किसी भी चीज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सुनने में, देखने में? पुरानी चीजें ही भी बता रहा हूँ, आज हमने कोई अभी नई चीज शुरू नहीं की है इसमें। बोलिए। तो केशवानंद भारती केस ने क्या कहा था भैया? मुझे तो बिल्कुल समझ में आ गया आज से। केशवानंद भारती केस जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया था, जिसमें 13 जजों की बेंच बनी, और ये सबसे बड़ी बेंच थी, इसलिए ये विकास शर्मा है कोई, ये भैया कह रहे हैं मेरे को। आपने क्या है, मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? ज्वाइन विथ ऑडियो वगैरह कुछ करो इनको, अगर मैसेज हो सकता है तो करो, कुछ मैसेज डालो। स्टार्ट वीडियो कर लो, स्टार्ट वीडियो विकास भैया। आपने वीडियो स्टार्ट नहीं किया है, आपका आ ही नहीं रहा इसमें। स्टार्ट वीडियो करो। मैं कमेंट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट वीडियो करो भाई, जो भी है बताना चाहिए अभी तक। तो केशवानंद भारती केस में जो भी है मेरे को एकदम समझ में आ गया। बेरोबरी यूनियन बात की केस को पलट दिया गया था, अब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। मैं समझ रहा हूँ आपने लिख भी लिया होगा। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, तथा संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो प्रस्तावना हो, मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स यानी 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 आधारभूत ढांचे को छोड़कर। क्लियर है? मैसेज आया होगा भैया आपके पास, पढ़ो जरा और उसको करो फॉलो। चलिए, तो अब आप एक बात आती है। अच्छा लिख लिया तो थम्स अप करें, सारी चीजें एकदम डन है तो लिख लिया हो, सारी चीजें बताओ। कल वाली चीजें वैसे मैंने अभी तक बताई है ये।
बिल्कुल, कोई भी बात खत्म हुआ करे तो मेरे को थम्स अप तो तुरंत कर दिया करो बिना बोले, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहूं, मुझे लगेगा स्मूथ। आज प्रेमबल खत्म हो जाएगा, आज प्रस्तावना खत्म हो जाएगी और मैं कुछ प्रस्तावना से आए हुए प्रीवियस प्रश्न भी कराऊंगा आपको, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनना आज का लेक्चर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं आगे पूछूं आपसे तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, एक इसमें शब्द आया आधारभूत ढांचा। क्या आया इसमें? बेसिक स्ट्रक्चर। क्या आया? आधारभूत ढांचा। भैया प्रस्तावना का आधारभूत ढांचा किसे कहा गया? आधारभूत ढांचा जिसको कह रहे हैं वो किसे कहा गया? कौन सा जो है वो हिस्सा था, कौन सा पार्ट है, कोई जानते हैं आप? तो सुनिए, आधारभूत ढांचे में कुछ शब्द आए, उन शब्दों से छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, ऐसा केशवानंद भारती केस में कहा गया था। तो समझ लें कि वो आधारभूत ढांचा कौन से शब्द मिलकर तैयार करते हैं, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, ये लिख लें आप भले ही कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन से शब्द मिलकर बनाते हैं, कौन से शब्द मिलकर बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का आधारभूत ढांचा, ठीक है? चलिए, तो कुछ शब्द हैं, वे शब्द हैं, वे शब्द हैं, दीज वर्ड्स आर, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, ये जस के तस रहेंगे, ऐसी शर्त रखी गई, ऐसा नियम बनाया गया। जैसे समाजवाद, समाजवाद, सोशलिज्म, बदल नहीं सकते आप इसको। पंथ निरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्षवाद का मतलब समझते हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। और उसके बाद आगे चलिए, समानता, समानता, इक्वलिटी, इक्वलिटी, आप नहीं बदल सकते इसको, ये कुछ शब्द हैं, ठीक है? इक्वलिटी, विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचार प्रकट करने से कर सकते हैं आप, ठीक है? विचारों की आजादी है आपको। इक्वलिटी ऑफ थॉट्स कह सकते हैं इसको, या इंडिपेंडेंसी ऑफ थॉट्स कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद गणराज्य, गणराज्य एक शब्द है, नहीं पलट सकते आप इसको। रिपब्लिकन जिसको कहते हैं, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन कहते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद लोकतंत्रात्मक कहते हैं, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं, ये वो शब्द हैं जो कुल मिलाकर के बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, संविधान का आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं, और इन शब्दों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ भैया? आगे बढ़ो। इन शब्दों से मिलकर ये आधारभूत ढांचा माना गया है, और आधारभूत ढांचे में आप किसी भी शब्द के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्लियर है? बाकी इसको छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो प्रस्तावना क्यों ना हो, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे 43वें संविधान संशोधन में किया भी गया था 1940 तो 1976 में। समझ गए? चलिए, लेकिन इन शब्दों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। इज दैट क्लियर? डन? आगे बढ़े। चलिए, अब मैं तीसरे केस पर आता हूं, जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में परिचित करा देता हूं। तीसरा, गोलकनाथ केस। एक केस आया प्रस्तावना के रिगार्डिंग, गोलकनाथ केस, तीसरे नंबर पर इसकी बात कर रहे हैं। गोलकनाथ केस सुना है आपने? गोलकनाथ केस, एक केस आया गोलकनाथ केस, इसको वर्सेस, वर्सेस पंजाब स्टेट भी बोलते हैं, पंजाब राज्य केस, इसको वर्सेस पंजाब राज्य केस भी बोलते हैं, गोलकनाथ केस, ठीक है? तो ये कब आया? सबसे पहला मुद्दा 1967 में आया। कब आया?
1967 में आया, ठीक है। इसमें कहा क्या गया था सुनिए, इसमें कोई डिसीजन नहीं था, बस एक सहमति इन्होंने जताई और अपना एक विचार रखा, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें केवल ये कहा गया, चाहो तो लिख लेना, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, काम खत्म, बस। इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया था, केवल इसमें इन्होंने माना कि संविधान की जो मूल आत्मा है वो क्या है, प्रस्तावना ही है। अकॉर्डिंग टू द गोलकनाथ केस या वर्सेस पंजाब स्टेट केस, it is accepted that the preamble is the soul of the constitution। इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया था, केवल एक सहमति जताई थी, एक विचार जताया था। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे चलता हूं, एसआर बॉम्बई केस, इसमें और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चौथे नंबर पे एसआर बॉम्बई केस, जिसकी कल बात हो रही थी, एसआर बॉम्बई केस। एसआर बॉम्बई इसको इसलिए कहा गया क्योंकि शायद केरल के उस समय मुख्यमंत्री का नाम था शायद, है ना, एसआर बॉम्बई शायद केरल का ही था, है ना। और ये कब आया था, 1993 में आया था। कब आया था भैया, तो ये प्रश्न बन सकता है, इनको ध्यान रखें आप। 1993 में एसआर बॉम्बई केस। वैसे अगर मैं लीगली बात करूं तो एसआर बॉम्बई केस जो आया था वो राष्ट्रपति शासन के रिगार्डिंग आया था, समझिएगा। एसआर बॉम्बई केस जो आया था वो राष्ट्रपति शासन के रिगार्डिंग आया था, है ना। प्रेसिडेंट का जो शासन है उसके रिगार्डिंग ये आया था, 356 के रिगार्डिंग जिसको कह सकते हैं, 356 एक्ट जो है आपका अनुच्छेद है उसके रिगार्डिंग आया था। लेकिन इसमें जो है प्रेम्बल के रिगार्डिंग भी दो तीन बातें कही गई थी, इसलिए इसका यहाँ भी जिक्र है। तो एसआर मुंबई में क्या कहा गया था वो सुन लीजिए। एसआर मुंबई केस जो है वो आधारभूत ढांचे के शब्दों को दर्शाता है, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर वो जो है किसको दर्शाता है, संविधान के आधारभूत ढांचे को भी दर्शाता है। इसलिए इसमें कुछ शब्द जो है जोड़ दिए गए थे, और वो कौन से शब्द थे, वो वही शब्द थे जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये एसआर मुंबई के द्वारा ही जोड़े गए थे। कौन से, सेक्युलरिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, ये एसआर मुंबई के द्वारा ही कुछ शब्द जोड़ दिए गए थे। आधारभूत ढांचे में ये दो तीन शब्द जो जोड़े थे वो एसआर मुंबई केस के द्वारा ही जोड़े गए थे 1993 में। क्लियर है? और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो दो ही केस इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना के रिगार्डिंग। नंबर एक है बेरूवरी 1960, और दूसरा है, वो दूसरा कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 की बात उसमें की गई है। क्लियर हो गई? और मैं थोड़ी सी बातें करता हूं, पॉइंट नंबर 3 लेके चलता हूं प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। यहां से आगे बढ़े तो चलिए अब करते हैं प्रस्तावना की शुरुआत। प्रस्तावना में क्या क्या है एक एक चीजें देखते हैं, और उसके बाद आज प्रेम्बल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? जो इन आउट हो जाए ना उसको लॉक कर देना, जो तुम उसको वो एडमिट ही मत करना, जो भी एक दो बार ऐसा हो अगर लगे तो उसको मत करना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब प्रेम्बल में देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार समझ लीजिए चीजें, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको बताता हूँ, फिर प्रेम्बल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कराऊंगा जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, देखिए बनते हैं आपसे या नहीं। तो एसआर मुंबई केस में क्या था, एसआर मुंबई केस में के दौरान जो है 1993 में ये दो तीन शब्द जो हम बोलते हैं सेकुलरिज्म सोशलिज्म, ये इसी के दौरान जोड़े गए थे, बस इसमें और कुछ नहीं है। वैसे अगर बात की जाए जो डेप्थ लेवल से, तो एसआर मुंबई केस जो आया था वो किसके रिगार्डिंग आया था, आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन के रिगार्डिंग आया था। क्लियर? आर्टिकल भी पढ़ाऊंगा अभी, तो अभी बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में भैया क्या क्या है चीजें एक एक से देखते जाते।
पहली बात प्रस्तावना में क्या लिखी है, बोलिए, पढ़ा होगा आपने, उसमें लिखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या लिखा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, क्या लिखा गया है प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। एक जो पहली बात इसमें लिखी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट प्रस्तावना में दर्शाया गया है, वो दूसरा पॉइंट है भारतीय राज व्यवस्था की प्रवृत्ति या प्रकृति, भारतीय राज व्यवस्था की, भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति, प्रकृति, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। लिखना, ये प्रश्न बनता है कभी कभी सीधा, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसमें जो बताया गया है दूसरे पॉइंट में, वो भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति के बारे में बताया गया है, उसकी प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। अब पहले लिख लिया क्या आपने एक बार ये दो बातें, फिर मैं इनको थोड़ा समझाता हूं। लिख लिया हो तो पहला पॉइंट प्रस्तावना में क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है उसमें, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है हमारी संविधान में, वो क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका क्या अर्थ है मैं आपको समझा देता हूं। इसमें जो शब्द है हम, आपको दिख रहा होगा, हम का मतलब ही है जनता, क्या मतलब है, जनता, है ना, हम का मतलब है इसमें जनता। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो लोकतांत्रिक देश में जो जो प्रधानता होती है, जो सब कुछ पावर होती है, जो मेन पावर होती है, वो किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था उस समय, क्या दिया था, कुछ याद है किसी को, कोई लिखकर मुझे कमेंट में बताएगा। अब्राहम लिंकन ने भी ऐसा कुछ कहा था डेमोक्रेसी के बारे में, एक बढ़िया स्टेटमेंट, बहुत याद रखा जाता है, बहुत बोला जाता है, बोलिए, कुछ याद है आपको, कोई लिख के देगा मुझे। चलिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसा कुछ था क्या, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो मैं ऐसा समझ लीजिए कि प्रेम्बल के जो पहले पॉइंट में जो लिखा गया है, वो यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा को समझाया गया है, ठीक है। हम भारत के लोग का अर्थ है कि हम माने जनता, चूंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल ऑफ द, वेदवी क्या हुआ, आवाज आपकी थोड़ी कट रही है, एक बार फिर से म्यूट अनम्यूट करो। हाँ वेदवी बोलो। उनका, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी जो कंट्री है, लोकतांत्रिक जो देश है, उसमें पूरा जो मेन पावर रहता है वो किसके हाथ में रहता है भैया, जनता के हाथ में रहता है। दूसरी बात को समझने की कोशिश अब हम करेंगे। तो राज व्यवस्था की प्रकृति दी है इसमें, यहाँ क्या दर्शाया गया है, राज व्यवस्था की प्रवृत्ति के बारे में दिखाया गया है। चलिए मैं दूसरा पॉइंट आपको समझाता हूं, जो प्रश्न का रूप कहीं भी ले सकता है, ठीक है, उसको आप लिखना जरा शुरू कीजिएगा। क्या है सेकंड पॉइंट, ये क्या दिखाते हैं आपको,
ये नेचर के बारे में दिखाते हैं। किसके बारे में? नेचर के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में दिखाते हैं। ये आपको नेचर के बारे में दिखाते हैं। अब वो कौन से शब्द हैं जो नेचर के बारे में दिखाते हैं? सुन लीजिए, बहुत ध्यान से लिखते चले। पहले तो पहला संप्रभुता, संप्रभुता या संप्रभु संपन्न बोलते हैं इसको, संप्रभुत संपन्न, ठीक है। संप्रभुता, संप्रभुत संपन्न भी कहते हैं इसको, सोवरेन जिसको कहते हैं। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, लिखते चले। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, संप्रभुता। दूसरा समाजवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, ये प्रवृत्ति को दिखाता है। ध्यान रखना, अगर प्रश्न आता है कि भारतीय राज व्यवस्था की या भारतीय संविधान की प्रवृत्ति है, तो इन्हीं 5 में से कोई एक होगी। समाजवाद, चूंकि जानते हैं आप समाजवाद, सोशलिज्म, सोशलिज्म। तीसरा सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्षवाद यानी धर्म निरपेक्षवाद जिसको हम कहते हैं कभी कभी, पंथ निरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्षवाद। सेक्युलर कंट्री है इंडिया, ऐसा इसमें कहा गया है, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आइए, और 4th नंबर पे कहा गया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। क्या कहा गया? लोकतंत्र के बारे में कहा गया। वैसे वहां भी बता दिया गया था आपको, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। और 5वां और लास्ट जो प्रवृत्ति बताता है वो रिपब्लिक। क्या बताता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हिंदी में गणराज्य इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गणराज्य। तो these are the 5 natures of Indian polity. These are the 5 nature of Indian polity. ये 5 जो शब्द लिखे गए सेकंड पॉइंट में, वो सब यहां पर क्या दिखाते हैं? भारतीय राज व्यवस्था की या भारतीय संविधान की आपको नेचर यानी प्रवृत्ति या प्रकृति के बारे में समझाते हैं। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम? अब इन शब्दों को थोड़ा समझिए कि किस शब्द का क्या मतलब है। लिख लिया हो तो आप हैंड रेज कर दें या थम्स अप कर दें। पहले लिख लें जल्दी आप इनको, फिर मैं इसके बारे में एक एक से समझाता हूं कि इन शब्दों के मतलब क्या हैं। बिल्कुल बढ़िया। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? कोई जानता है? सोवरेन कंट्री कहा जाता है। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। भारत एक संप्रभुत संपन्न देश है। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। क्या अर्थ है इसका? संप्रभुत का मतलब अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं थोड़ा सा, तो मैं कैसे, लिखा नहीं है कहीं, मैं आपको समझाने के लिए या समझने के लिए कह रहा हूं। ऑटोनोमस समझ लीजिए, ऑटोनोमस है ना। ऑटोनोमस तो समझते हैं ना, स्वशासी यानी खुद का खुद पे शासन करते हैं वो लोग, वो संप्रभुत हो जाते हैं। कैसे? इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए भारत की जो सरकार है, वो भारत की सरकार भारत के दायरे में जो भी क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में चाहे वो कोई भी कानून बना सकती है। कुछ भी काम अगर वो अपना करेगी अपने सीमा के भीतर, तो उसको कोई दूसरा राज्य टोक नहीं सकता। दूसरे राज्य का मेरा मतलब देश से होगा भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ दूसरे देशों की सरकार उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकती,
क्योंकि इंडिया एक संप्रभुत्व संपन्न देश है। वो अपने सीमा क्षेत्र में, वो अपने सीमा के दायरे में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है बात? संप्रभुत्व यानी सोवरेन का मतलब आपको समझ में आया? सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन कंट्री वो होती है भैया, एक बार फिर से सुन लीजिए, संप्रभुत्व संपन्न वो देश। देखो तो संप्रभुता मतलब जिसमें खुद की प्रभुता हो, ऑटोनोमस है, हम खुद अपना प्रभुत्व खुद करेंगे हमारे देश पर, हमारे देश की सीमा क्षेत्र पर हम क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे, इसके रिगार्डिंग हमारे मामलों में कोई दूसरे देश की सरकारें या दूसरे देश का कोई व्यक्ति विशेष दखल नहीं दे सकता। इसका मतलब होता है संप्रभुत्व संपन्न देश या सोवरेन कंट्री। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? इस एक शब्द को समझाया मैंने अभी। तो अगर भारत की सरकार अपने सीमा क्षेत्र में कोई भी चीज का अगर फैसला लेती है, किसी भी तरीके से उठापटक करती है, तो कोई अन्य देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई देश उस पर आपत्ति नहीं कर सकता या फिर वो हमें रोक नहीं सकता। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने इतना हो गया, इतना ठीक है? 1 मिनट। चलिए, तो सेकंड मीटिंग में आगे बढ़ेंगे हम। इस मीटिंग का यहाँ पे टाइम ओवर हो रहा है, सेकंड मीटिंग में हम आगे क्लास बढ़ाते हैं। तो सोवरेन तक आप एक बार पढ़ लीजिए और 1 से 2 मिनट में अपनी दूसरी लिंक को ज्वाइन करिएगा। ठीक है? चलिए दूसरी लिंक ज्वाइन करिए, हम